दोस्तों अब आते हैं एक और हायर लेवल कंबाइंड एनालिटिकल स्टडी डिजाइन की तरफ, नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी। इस स्टडी डिजाइन को समझने से पहले उन दो सवालों या क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन, नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी इज अ टाइप ऑफ। वैसे तो ये कोहार्ट और केस कंट्रोल स्टडी का एक कॉम्बिनेशन होता है, बट यदि चॉइस में दोनों अलग अलग दिए हुए हैं तो नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी इज मेनली अ टाइप ऑफ कोहार्ट स्टडी। अभी जब हम इसका डिजाइन डिस्कस करेंगे तब आपको पॉइंट समझ में आएगा। और दूसरा क्वेश्चन आप बिना डिजाइन जाने भी आंसर कर सकते हो। व्हाट मस्ट बी द रीजन नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडीज आर टाइप ऑफ कोहार्ट स्टडी। ये कोहार्ट स्टडी क्यों है, इसकी क्या ऐसी खासियत होगी स्टडी की। वेरी राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोस्पेक्टिव नेचर, कॉस्ट इफेक्ट ये चॉइसेस में नहीं दिया हुआ था, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही दूसरा नाम है टेम्पोरलिटी। तो टेम्पोरलिटी या टेम्पोरल एसोसिएशन का मतलब होता है कॉज टू इफेक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो भी हमें नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी में मिलता है। इट इज देयरफॉर मेनली अ टाइप ऑफ कोहार्ट स्टडी। अब नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी हम दो कंडीशंस में करते हैं। क्या है ये दो कंडीशंस? नंबर 1, डिजीज मस्ट बी न्यू एंड रेयर, नई डिजीज और रेयर होनी चाहिए। और दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट है इट्स डायग्नोस्टिक टेस्ट मस्ट बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। उसके डायग्नोस्टिक के टेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव होने चाहिए। अब इसके डिज़ाइन को समझने की कोशिश करते हैं। इसको डिज़ाइन को समझना सबसे आसान है यदि आपको पता है कि क्या होती है स्टेम सेल बैंकिंग। वेरी राइट, क्या करते हैं हम स्टेम सेल बैंकिंग में? एक न्यूबॉर्न फीटस के स्टेम सेल्स हम लेते हैं। उन स्टेम सेल्स का क्या करते हैं, उनको प्रॉपरली लेबल करके रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं -20 पे, उसको फ्रीज कर देते हैं। आप एक हेल्दी लुकिंग न्यूबॉर्न के स्टेम सेल्स को फ्रीज करके क्या करोगे? अभी कुछ नहीं करेंगे। अगर 5, 10, 20 साल बाद फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तब उन स्टेम सेल्स को हम निकाल सकते हैं और उसमें कोई भी स्टडी या टेस्ट करके देख सकते हैं। इसी डिजाइन को हम नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इस साल सन 2020 में आपके हॉस्पिटल में 10,000 बर्थ होते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अब उन सब की आपके पास हिस्ट्री तो होगी। हिस्ट्री कहाँ होगी? मदर की केस शीट में। उसमें सब कुछ लिखा होगा। क्या मदर ने टेटनस टॉक्सॉइड लिया प्रेगनेंसी में? क्या मदर ने आयरन फोलिक एसिड लिया प्रेगनेंसी में? क्या मदर ने कोई एक्सरे तो नहीं कराया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? मदर का कितना वेट गेन हुआ? क्या डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हुई? तो सब कुछ हिस्ट्री उस चीज के अंदर रिकॉर्डेड होगी। बच्चे का वजन कितना था जन्म पे, बच्चे को वैक्सीन जन्म पे मिली या नहीं मिली, सब कुछ उसके अंदर है। इस हिस्ट्री केस शीट को आप स्कैन करो और कंप्यूटर में डाल दो। इसके अलावा आप इन सारे 10,000 न्यूबॉर्न से सैंपल कलेक्ट करो। ये सैंपल किसी भी चीज का हो सकता है, स्टेम सेल, ब्लड, यूरिन या कुछ और। इन सैंपल्स को प्रॉपर लेबल करने के बाद इनको आप डाल दो रेफ्रिजरेटर में -20 पे। अब आपको इंतजार करना है कोई नई रेयर डिजीज होने का। आपने 5 साल वेट किया 2025 तक, कोई नई रेयर डिजीज इन बच्चों में नहीं हुई। और 5 साल वेट किया, और 5 साल, और 5 साल, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सडनली 20 साल बाद सन 2040 में इन 10,000 न्यूबॉर्न्स में, जो कि अब सब 20-20 साल उम्र के हो चुके हैं इसी शहर में, उनमें से 50 लोगों को एक नई रेयर डिजीज हो गई जिसका पॉजिटिव एजेंट हमें नहीं पता। तो हम कह सकते हैं दीज आर 50 केसेस। तो इनको हम केस कह सकते हैं। अब आपके पास बाकी कितने हेल्दी लोग बचे? 9,950, 9,950 हेल्दी लोग बचे। उसमें से आप 50 कंट्रोल सिलेक्ट कर लो, या आइडियली 200 कंट्रोल सिलेक्ट करने चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास 50 केस है, 50 कंट्रोल है। अब आपके पास केस कंट्रोल स्टडी करने का मैटर बिल्कुल रेडी है। अब आपको क्या करना है? अब इन केसेस और कंट्रोल को लो और वापस जाओ टाइम में और इनकी हिस्ट्री कंपेयर करो 20 साल पुरानी। अगर आपको उस हिस्ट्री में कोई डिफरेंस मिल गया, शायद वही रिस्क फैक्टर हो सकता है केसेस की मदर ने कोई ड्रग खाई हो, डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कंट्रोल्स की मदर ने वो ड्रग नहीं खाई थी। तो अब हम बोल सकते हैं कि शायद डाई
इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल का एक्सपोजर जो प्रेगनेंसी में हुआ था वो एक रिस्क फैक्टर है बच्चे में इस डिजीज का होना 20 साल की उम्र में। सपोज आपको सारी हिस्ट्री कंपेयर करने पे कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता, तब हमारे पास एक और ऑप्शन है। अब आप इन दोनों केसेस और कंट्रोल को लो और दोनों के सैंपल आपस में कंपेयर कर दो। हो सकता है उसमें कोई डिफरेंस मिल जाए, हो सकता है वो रिस्क फैक्टर हो। सपोज केसेस के सैंपल्स में आपको पता चलता है कि T4 लेवल हाई था बर्थ पे, कंट्रोल्स में T4 लेवल नॉर्मल था बर्थ पे, तो हम कह सकते हैं हायर T4 लेवल एट बर्थ, जन्म के समय T4 का हाई लेवल होना इस डिजीज का रिस्क फैक्टर हो सकता है 20 साल की उम्र पे। तो हिस्ट्री और सैंपल के आधार पे एक चांस ले सकते हैं हम कि शायद हमें इस न्यू रेयर डिजीज का रिस्क फैक्टर पता चल जाए। इस सैंपलिंग को हम सारे के सारे 10,000 बच्चों में क्यों नहीं लगा देते? क्योंकि नई डिजीज का डायग्नोस्टिक टेस्ट हमेशा काफी एक्सपेंसिव होता है। 10,000 पे नहीं लगा सकते, लेकिन 50 नए केस और 50 कंट्रोल पे तो लगा ही सकते। अब इस स्टडी को समझना और भी आसान है। मैं आपके सामने डेफिनेशन देता हूं, आप सिर्फ उसे ध्यान से पढ़ो। अ स्मॉल केस कंट्रोल स्टडी इज नेस्टेड इन अ बिग कोहार्ट स्टडी। आप ध्यान से देखो, ये एक बहुत बड़ी कोहार्ट स्टडी है। क्यों? 10,000 बच्चों को हमने 20 साल तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलोअप किए। 2020 से लेकर 2040 तक हमने उनकी हिस्ट्री और ब्लड सैंपल को लेकर फॉलोअप करते रहे कि कब इनमें नई डिजीज होगी, कब हम स्टडी करेंगे। अब जैसे ही उन्हें डिजीज होती है, तब उसमें से सिर्फ हम उन 50 केस और कंट्रोल्स को लेके वापस जाके उनकी हिस्ट्री या ब्लड सैंपल को आपस में कंपेयर करके केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। तो एक बहुत छोटी केस कंट्रोल स्टडी है 100 लोगों की, जिसको हमने एक बड़ी कोहार्ट स्टडी 10,000 बच्चों में की है। अ स्मॉल केस कंट्रोल स्टडी नेस्टेड और पुट इन अ बिग कोहार्ट स्टडी। देयरफॉर, क्योंकि एक छोटी सी केस कंट्रोल स्टडी को एक बड़ी सी कोहार्ट स्टडी में रखा हुआ है, इसीलिए नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी एक कोहार्ट स्टडी। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, जब इस स्टडी को हम आज स्टार्ट करते हैं, तब हम मान के चलते हैं कि शायद आज एक्सपोजर हो गया है, और फिर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं 10, 20, 30 या 40 साल तक। जब डिजीज होगी तब हम वापस आके स्टडी को खत्म करेंगे। तो वी आर मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, काफी सारा इसमें टाइम लगता है। नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी इज एक्चुअली अ कोहार्ट स्टडी। तो सिंगल आंसर, नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी मेनली एक कोहार्ट स्टडी होती है।